साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव वहां पर 4 ही बार हुए हैं, लेकिन वहां पर 5 बार हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। उनके साथ 25 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। और इस सरकार को लेकर जिस तरीके से सरकार गठन से पहले तमाम तरह की अटकलें लग रही थी, कवायद चल रही थी, और सरकार बनने के बाद भी उन अटकलों पर विराम नहीं लगा है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि सरकार कितने दिन तक चलेगी। पहले आपको दिखाते हैं आज जब नीतीश कुमार ने शपथ ली, किस तरीके से उन्होंने, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उनको शपथ दिलाई। उनके अलावा 25 दूसरे मंत्रियों ने ली। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक ये खबरें आ रही थी कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों की पार्टियों के बराबर बराबर मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार के अलावा 7 मंत्रियों ने शपथ ली और भारतीय जनता पार्टी के 14 मंत्रियों ने शपथ ली। सुनते हैं पहले कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से शपथ ली। आरिफ मोहम्मद खान ने उनको शपथ दिलाई और वहां पर दूसरे मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें सभी सहयोगी पार्टियों को जगह मिली है। 2 मंत्री पद मिले हैं चिराग पासवान की पार्टी को, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, और हमको और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक एक मंत्री पद मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे ज्यादा इसमें जो मंत्री पद लिए हैं बीजेपी ने लिए हैं, और उन्हीं में से 2 लोग बनेंगे डिप्टी सीएम, जो कि असिस्टेंट होंगे नीतीश कुमार के। सुनते हैं नीतीश कुमार ने जब शपथ ली किस तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रहे और शपथ लेते समय नीतीश कुमार के हाव भाव क्या थे वो भी देखना बड़ा दिलचस्प है। और 25 मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ली। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ अमलेंदु जी 10वीं बार ले रहे हैं। इसके पहले कई बार वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तमाम बार उन्होंने शपथ ली है, सांसद और विधायक भी रहे हैं, लेकिन शपथ लेते समय थोड़ा लड़खड़ाते हुए दिखाई पड़े। ऐसा लग रहा है कि शायद पूरी तरीके से ये माना जाएगा 10 बार जो शपथ लिया होगा उसको तो शपथ पूरी तरह से याद हो गई होगी, लेकिन नीतीश कुमार को अभी कंठस्थ करने के लिए लग रहा है कि एक आध बार और शपथ लेनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि दोबारा से शपथ ना लेनी पड़ जाए, क्योंकि अगर लोगों ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया कि शपथ पूरी ठीक से नहीं ली गई है, अशुद्ध शपथ है, तो फिर से शपथ लेनी पड़ जाएगी। मुझे आपको याद होगा, हाँ, राम नाईक गवर्नर थे, अखिलेश की सरकार थी, कई मंत्रियों से उन्होंने दोबारा शपथ कई मंत्रियों ने दोबारा करवाई थी शपथ, और किसी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी मामला आ रहा है, उससे भी दोबारा दिलवाई गई थी। शायद राजस्थान का है या छत्तीसगढ़ का, ध्यान नहीं पड़ रहा है। मतलब आया था कि दोबारा फिर शपथ जो थी दिलवाई गई, जो शपथ से वो ठीक से नहीं ली गई थी। तो ये साफ तौर पर है कि ये शपथ, तो इसको लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर नीतीश कुमार शपथ ठीक से क्यों नहीं ले पा रहे। क्या कोई डर हावी है नीतीश कुमार के ऊपर कि कितने समय तक रहेंगे, कितने समय तक नहीं रहेंगे। 25 से 30 की बात की थी, क्या 25 से 26 भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि स्पीकर को लेकर अभी मामला सुलझा नहीं है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का स्पीकर बनेगा। बीजेपी का स्पीकर बनेगा तो कितने दिन नीतीश कुमार जो है वो जेडीयू के नेता बने रहेंगे और कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये सवाल उठने लगे। तो बहुत सारे सवाल अभी जो उठने शुरू हो गए, तो इसमें ये समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई ना कोई दबाव जो है, जिसकी वजह से वो शपथ ठीक से नहीं ले पा रहे। और ये पहला झटका तो अमलेंदु जी दे ही दिया। बीजेपी ने बराबर मंत्रियों की संख्या होने की बात कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आधे मंत्री हैं लगभग नीतीश कुमार की पार्टी के, और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम भी हैं, और मंत्री भी लगभग उनकी संख्या जो है वो डबल है। तो ये एक पहला झटका है। निश्चित तौर पर अगर स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास जाता है, और तब फिर ये माना जाएगा कि नीतीश कुमार अब एक तरीके से वो उतने बार्गेनिंग की पोजीशन में अब नहीं है, या उन्होंने अपनी स्थिति कमजोर और कर ली है बीजेपी की तुलना में। क्योंकि अभी तक ये था कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर इसलिए ज्यादा थी क्योंकि लगभग बराबर सीटें विधानसभा में उनकी और बीजेपी की हैं। बीजेपी के पास 89 सीटें हैं तो जनता दल यूनाइटेड के पास 85 सीटें हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के मंत्रियों की संख्या लगभग दोगुनी है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद के एवज में बीजेपी ने उनसे बड़ी सौदेबाजी की है। हाँ बिल्कुल, कोई बहुत बड़ी सौदेबाजी है। वो सौदेबाजी क्या है ये आगे चलकर मालूम पड़ जाएगा। तो इसीलिए सवाल अभी से उठने लगे हैं कि ये सरकार कितने दिन तक चलेगी। ये सरकार 25 से 26 भी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, 25 से 30 तो बहुत दूर की बात है जी। तो ये अब चूंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, तो उनका इंतजार शायद बीजेपी करना चाहेगी। उससे पहले गिराएगी कि उसके बाद गिराएगी, क्योंकि ये तो पक्का है
कि बीजेपी नीतीश कुमार को पूरा टर्म नहीं करने देगी और नीतीश कुमार भी क्या टर्म पूरा करेंगे नहीं करेंगे या खुद पलटी मारेंगे, ये सवाल अभी से उठना शुरू हो गए। क्योंकि अगर स्पीकर नीतीश कुमार को नहीं मिलता है तो फिर इस सरकार का समय पूरा करना बहुत मुश्किल होगा और इस पार्टी का बना रहना भी यानी जेडीयू का वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, हालांकि जो विपक्ष है आरजेडी है, शुभकामनाएं दी गई हैं। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने शुभकामनाएं उनको दी हैं और ये कहा भी है, ये उम्मीद जताई है कि जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाएगा। अमलेंदु जी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो विपक्षी घोषणा पत्र के दबाव में इतने भारी भरकम वादे करने पड़े थे एनडीए गठबंधन को और वहां पर अपना संकल्प पत्र जारी करना पड़ा था, उन वादों को पूरा करना टेढ़ी खीर है। क्योंकि इसलिए टेढ़ी खीर है क्योंकि 20 साल में उस तरह के वादे कतई वहां पर पूरे नहीं किए गए। वादे किए ही नहीं गए बहुत सारे तो, लेकिन अब जिस तरीके से हर जिले में एक उद्योग स्थापित करना है और इसके अलावा 2 करोड़ रोजगार देना है, नौकरियां देनी है, ऐसे भारी 125 यूनिट बिजली फ्री करनी है, इस तरह के जो भारी भरकम वादे हैं वो नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती होंगी। और ये भी बीजेपी एक तरीके से, अगर नीतीश सारी चीजें अगर उनमें जो चीजें पूरी नहीं होंगी उनकी जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार के ऊपर डालेगी। तो एक बड़ा चैलेंज उनके सामने ये भी है और स्थिरता को लेकर, सरकार की स्थिरता को लेकर जबरदस्त तरीके से अभी भी संदेह है। और ये संदेह केवल बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि नीतीश कुमार की तरफ से भी है कि नीतीश कुमार कितने दिन रहेंगे। हमारे साथी अविनाश अभी बड़ी दिलचस्प जानकारी दे रहे थे, हम सुनेंगे थोड़ी देर में। पहले सुनते हैं कि उनका ये कहना था कि क्यों नीतीश पलटेंगे। उनकी जो पूरी क्रोनोलॉजी है वो ये बताती है कि कैसे उन्होंने पाला बदलकर दूसरे गठबंधन का साथ लिया है पूरा, और किस तरीके से अब वो दोहराया जाएगा या नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद भी जो परिस्थितियां बनती दिख रही हैं उनसे ये साफ है कि 5 साल तक नीतीश के ही नेतृत्व में ये एनडीए सरकार बहुत मुश्किल है कि चल पाए। पहले सुन लेते हैं कि किस तरीके से शुभकामना दी है मृत्युंजय तिवारी ने, आरजेडी के प्रवक्ता। चुनौती है नीतीश कुमार के सामने और ये कहा भी जा रहा है कि इन वादों के आगे बीजेपी ने जानबूझकर अपने कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। अब कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन अविनाश जी हमारे साथ हैं, हमारे साथी। अविनाश, आप जो बता रहे थे कि कैसे ये जो क्रोनोलॉजी है नीतीश कुमार की कि वह पाला बदलने वाली, थोड़ा समझाइए दर्शकों को भी। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज जो ली है 10वीं बार शपथ जी, लेकिन 2005 से अब तक वो लगातार सीएम बने हुए हैं। यदि 1 साल का बीच में जो जतिन राम मांझी का कार्यकाल हटा दिया जाए तो 19 साल से वही सीएम है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी उन पर दबाव बनता है तो वो तुरंत पाला बदल जाते हैं। शुरुआत के 10 साल उनका सरकार का आप देखिए, कार्यकाल को देखिए कि जब 2005 का चुनाव होता है, 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था। पहले फरवरी में चुनाव हुआ तो किसी भी पार्टी और गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था तो दोबारा से चुनाव करवाना पड़ा था नवंबर में। 22 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए थे 2005 में। अगले ही दिन 23 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो गई, जेडीयू विधायक दल की बैठक भी हुई और एनडीए विधायक दल की भी बैठक हुई। उस समय एनडीए में बिहार में 2 ही पार्टियां थी, बीजेपी और जेडीयू। तीनों की बैठक होती है और नीतीश कुमार को अगले ही दिन यानी 22 को रिजल्ट आता है। 23 तारीख को नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है। उसी दिन राज्यपाल के पास पहुंचते हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं और अगले दिन 24 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले लेते हैं। 5 साल सरकार चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आप देखिएगा 5 साल बाद जब दोबारा से फिर चुनाव होता है तो जबरदस्त बहुमत मिलता है। सीटों की संख्या जो होती है वो 2006 हो जाती है जी। और 24 तारीख को रिजल्ट आता है, 24 नवंबर 2010 को। 25 तारीख को सारी बैठकें हो जाती है, नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग जाती है, एनडीए उनको अपना नेता चुन लेता है। उसी दिन शाम को राज्यपाल भवन पहुंचते हैं, सरकार बनाने का दावा पेश होता है और 26 तारीख को नीतीश कुमार फिर से सीएम बन जाते हैं। यानी 2005 और 2010 में ये सारी प्रक्रिया चुनाव नतीजे आने से लेकर नीतीश कुमार के सीएम बनने तक ये सब 48 घंटे में पूरा हो गया। 2015 में सबको पता है नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ में थे, महागठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत उन्होंने फिर हासिल की। 8 नवंबर को चुनाव के नतीजे आते हैं और नीतीश कुमार को जो सीएम पद का जो उम्मीदवार घोषित करने में महागठबंधन 6 दिन का वक्त ले लेता है। बीच में ये चर्चाएं भी चलती रही कि भाई सीटें तो सबसे ज्यादा जो मिली हैं वो आरजेडी को मिली है तो तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का नाम घोषित कर चुके थे, इसलिए नीतीश कुमार के नाम पर ही मोहर लगी। लेकिन जो रस्साकसी हुई तो हमने देखा कि 6 दिन लगा दिए नीतीश कुमार को सीएम के नाम पर मोहर लगाने में, तो नीतीश कुमार 1.5 साल के अंदर पाला भी बदल गए।
आपने टाइम लिया तो दिखाई दिया कि भाई जेडीयू पर दबाव बनाया जा रहा है जी। और उसके बाद नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला है। 2020 में, 2015 के बाद 5 साल बाद फिर चुनाव हुए 2020 में, और एनडीए की सरकार बनी। जबकि एनडीए की इससे पहले जब भी सरकार बनी थी, नीतीश कुमार 48 घंटे के अंदर ही सीएम पद की शपथ ले रहे थे। लेकिन इस बार क्योंकि नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा था 2020 में 2020 के जो चुनाव नतीजे आते हैं वो आते हैं 10 नवंबर को। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाता है 15 नवंबर को। अभी तक 24 घंटे के अंदर चुने जा रहे थे एनडीए में, लेकिन 5 दिन लगा दिए। जैसे जेडीयू जो महागठबंधन ने 6 दिन लगाए थे और यहाँ पर भी 5 दिन लगे। तो नीतीश कुमार तब भी 1.5 साल बाद पाला बदल गए थे, और इस बार भी जब 2020 में एनडीए ने 5 दिन लगा दिए तो नीतीश कुमार 1.5 साल बाद पाला बदल गए। और इस बार तो पहले दिन से ये लग रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार से अपना समर्थन कभी भी वापस छीन सकती है। और इस बार भी चुनाव नतीजे आए हैं 14 तारीख को, और नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगी 19 तारीख को, यानी फिर 5 दिन का समय लग गया। तो जब भी ज्यादा समय लगता है तो साफ दिखाई देता है कि जो सहयोगी दल है वो नीतीश कुमार पर दबाव बना रहा है। और जब दबाव बनता है तो नीतीश कुमार क्या करते हैं, वो लगातार दिखाई दे रहा है उन्होंने पर जब भी दबाव बना है उन्होंने पाला बदला है। तो 5 दिन लगातार जो जिस तरीके से उनके शपथ ग्रहण में और जो चल रहा है चुनाव नतीजे और शपथ ग्रहण के बीच में जब भी इतना लंबा अंतराल आ रहा है, बिल्कुल। और इस बार तो दबाव साफ दिखाई पड़ रहा है कि मंत्री भी उनके शुरू में ही कम कर दिए, और स्पीकर भी लग रहा है कि अब शायद ही मिले नीतीश कुमार को, यानी जेडीयू का। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, ये पूरी जानकारी। और अमलेंदु जी, जिस तरह से अविनाश जी पूरी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कि जो 1.5 साल का उनका एक जो समय है वो कुछ ऐसा दबाव बढ़ रहा है, पिछले कई बार से देखने में आ रहा है, और कि उसमें वो पाला बदल दे रहे हैं। यानी उस दबाव को झेलने के बजाय वो सोच रहे हैं कि जब उपलब्ध है हमारे पास एक बढ़िया गठबंधन और उसके साथ हम चला लेंगे सरकार, तो अपना बदल दे रहे हैं। तो कहीं इस बार भी ना हो। और एक उसका उस क्रोनोलॉजी में जो एक संकेत मिल रहा है वो ये है कि लंबा समय इस बार भी खिंच गया है उनको एनडीए के विधायक दल का नेता चुनने में। 17 तारीख को बीजेपी अपनी बैठक टाल देती है, राज्यपाल से मिलने जाते हैं नीतीश कुमार, तो केवल कैबिनेट के मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसकी जानकारी देते हैं। बहुत सारी चीजें, यानी जो दबाव बनाने की कोशिश है वो पहले ही दिख रहा है। तो अब एक संभावना है कि क्या 1.5 साल में भी नीतीश कुमार खुद ही अपना जो सपोर्टर है बदल लेंगे या क्या करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ तो बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि वो 6 महीने में ही कोई फैसला ले सकती है। हाँ देखिए समीर जी, बीजेपी 6 महीने में कोई फैसला ले सकती है। बीजेपी के लिए कहा जा रहा है, एक तो बीजेपी का खुद का अगर स्पीकर होता है तो नीतीश के लिए संकट बढ़ जाएगा पाला बदलने का जो है। लेकिन यहाँ समीर जी, जो अभी अविनाश जी बता रहे थे, उसको हम लोग जब प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं तो एक रीजनिंग होती है तो ये रीजनिंग की चीज़ है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था तो ऐसा ऐसा होगा। तो इस रीजनिंग के अलावा भी अगर आप परिस्थितियों पर अगर ध्यान दें तो नीतीश कुमार का जो आज का हाव भाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शपथ ग्रहण के दौरान जो उनके साथ व्यवहार है, और बीजेपी के मंत्री शपथ लेने के बाद जो नीतीश कुमार के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो एक वीडियो है छोटा सा, वो हम लोग दिखाएंगे, हालांकि उसमें अब वॉइस नहीं है, वो साथ में चलेगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री इग्नोर कर रहे हैं नीतीश को, और बीजेपी के मंत्री शपथ ग्रहण करके जब आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो नमस्कार करते हैं, उनको करते हैं, और नीतीश कुमार हाथ जोड़ते रह जाते हैं, वो मुंह पर रखकर चले जाते हैं। जी बिल्कुल, उस विजुअल को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विजुअल है ये। इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का जो एक तरीके से और उनके जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेकर आ रहे हैं वो किस तरीके से नीतीश कुमार का अभिवादन कर रहे हैं और किस तरीके से वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। हाँ, तो ये अब देखेंगे एक एक करके। और जी हाँ, अब देखिएगा, अब देखिएगा, नीतीश कुमार देख रहे हैं, और देखिए ये मंत्री जी आए, नीतीश कुमार देखते रह गए, मोदी जी से हाथ मिलाया, और ये देखिए नमस्ते करते हुए और बिना नीतीश जी से कुशल क्षेम पूछे हुए, बिना उनका सलाम लिए हुए और चले गए। मतलब वो उनकी तरफ लगातार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भी उनसे नहीं उनकी तरफ मुखातिब हो रहे हैं वो। और प्रधानमंत्री मतलब नीतीश कुमार बात करने की प्रधानमंत्री की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वो जनता की तरफ सामने देख रहे हैं, नीतीश की तरफ मुंह घुमाकर देख भी नहीं। तो क्या अब ये भी है, चूंकि अमलेंदु जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, उनका ये माना जाता है कि जिसको वो नहीं चाहते हैं या वो बातचीत करना नहीं चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति उससे बातचीत कर लेता है या उससे वो नजदीकी बढ़ा देता है तो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी उससे खफा हो जाते हैं। कई मंत्रियों के लिए कहा गया कि वो लोग उन बड़े नेताओं के यहाँ जाना शुरू कर दिए तो उन्होंने उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया, विभाग बदल दिया। और तो कहीं यही डर तो इन मंत्रियों को नहीं लग रहा है? इन मंत्रियों को ये लग रहा है। दूसरा, आपको याद होगा कि 2014 में ही जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे लखनऊ उनके शपथ ग्रहण समारोह में, प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की तब देखा भी नहीं था। जी हाँ। और उसके बाद किस किस तरीके के विजुअल्स आए कि योगी आदित्यनाथ जो उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, और फिर दिल्ली में जो गुलदस्ता घूम घूम के चला जा रहा है और योगी आदित्यनाथ को नहीं पूछा जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें भी आई। लेकिन योगी आदित्यनाथ है तो उन्होंने चीजों को सही तरीके से मेंटेन कर लिया। लेकिन दूसरा कोई होता तो थोड़ी ना कर पाता। तो ये नीतीश कुमार के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, जो साफ दिखाई पड़ रहा है, इससे अब समझा जा सकता है कि आगे नीतीश के साथ क्या होने वाला है और नीतीश क्यों पलटी मारेंगे और क्यों नीतीश के शपथ के साथ ही ये सवाल उठने लगे कि क्या ये सरकार 25 से 26 भी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, या नीतीश कुमार तो 25 से 30 रहेंगे लेकिन बीजेपी साथ नहीं रहेगी। इस तरीके के सवाल अभी से उठने लगे। जी बिल्कुल, इस तरह से उठने की अब ये जो क्रोनोलॉजी बता रही है कि 1.5 साल में नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बढ़ता है, लेकिन इस बार तो ये दिखाई पड़ रहा है कि ये दबाव शपथ लेने से पहले ही इतना बढ़ चुका है कि अब 1.5 साल में वो दबाव महसूस करते हैं कि 1.5 महीने में महसूस करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस विजुअल ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको हम दिलचस्प तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये हैरान करने वाले हैं। जिस मुख्यमंत्री के अधीन होकर आप काम करेंगे उसकी तरफ आप देख भी नहीं रहे हैं। मतलब आप ये शिष्टाचार भी नहीं निभा रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री से नमस्कार करें, उनसे हाथ मिलाएं या उनका अभिवादन करें। इसको देखेंगे एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर कि किस तरह से प्रधानमंत्री से तो मिल रहे हैं लेकिन आते समय भी नीतीश कुमार को की ओर नहीं देख रहे हैं और जाते समय भी नीतीश कुमार की ओर नहीं देख रहे, जबकि नीतीश कुमार लगातार उनकी ओर देख रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार लगातार उनकी ओर देख रहे हैं और आप देखिएगा कि किस तरीके से वो आते हैं और आकर जो है वो चले जाते हैं और लपक के आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री खड़े होकर मिलते हैं, नीतीश कुमार हाथ जोड़े रह जाते हैं। और नीतीश कुमार के हाथ जोड़ने का जवाब भी जो मंत्री जी नहीं देते हैं और लौट के चले जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलकर ही। तो ये जो देखने में आ रहा है, तो ये साफ तौर पर कि आप जिस मुख्यमंत्री के साथ आपको प्रधानमंत्री साथ तो काम करना नहीं, काम करना है आपको मुख्यमंत्री के साथ। आप देखिए ये देखिए अब बिल्कुल और नीतीश कुमार देख रहे हैं कि कम से कम अब तो देख लो, हाथ जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन मंत्री जी केवल प्रधानमंत्री, यानी सीधे तौर पर कि उनको पता है कि अगर प्रधानमंत्री जी खुश हैं तो नीतीश कुमार हमारा क्या कर लेंगे। और दूसरी ओर ये भी उनको डर हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार से ज्यादा नजदीकी दिखाने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि ये 1.5 महीना और 1.5 साल वाला मामला उन्हीं के साथ हो जाए। कि अगले बार कहा जाए कि अब आप छोड़ दीजिए, अब दूसरा कोई मंत्री बनने के लिए तैयार बैठा है। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है। और जैसा कि हुआ दिलीप जायसवाल के साथ हुआ था। जी हाँ, दिलीप जायसवाल से इस्तीफा ले लिया गया कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, अब 2 पद नहीं रह सकते, आप मंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जेपी नड्डा से नहीं लिया गया, आज तक नहीं लिया गया, आज तक नहीं। एक्सटेंशन मिलता जा रहा है, एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। लेकिन दिलीप जायसवाल से ले लिया गया था क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा कर दी थी। तो ये उनका इस्तीफा ले लिया गया था। अब ये आप देख सकते हैं कि अभी से जो हम कह रहे हैं कि उठने लगे सवाल, तो इसीलिए सवाल उठने लगे कि अगर कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार को अभिवादन भी नहीं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन करके चले जा रहे हैं वापस, तो समझा जा सकता है कि सरकार किस तरीके से चलेगी और मुख्यमंत्री कितने मजबूर होंगे, ये समझा जा सकता है। तो इसीलिए परिस्थितियां बन रही हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही, जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो पलटी मारने में बहुत होशियार हैं, तो वो पलटी मारेंगे और ये मतलब लंबे समय तक कम से कम ये एनडीए की सरकार तो चलती हुई दिखाई नहीं पड़ती है, भले ही इसे बीजेपी गिराए या नीतीश खुद गिराए। जी बिल्कुल, बहुत ही ये जो अंतर विरोध है दोनों के भीतर, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के भीतर, वो लगातार किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। और उसका एक जीता जागता ये उदाहरण है कि कैसे बीजेपी के मंत्री प्रधानमंत्री से तो मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की ओर वो देख भी नहीं रहे हैं। उन्हीं नीतीश कुमार की कैबिनेट में उनको काम करना है, उन्हीं के अधीन काम करना है। तो ये अब अंतर विरोध इस गठबंधन की सरकार को कितने दिनों तक ढो पाएगा, ये बड़ा मुश्किल बताया जा रहा है। और अभी तक यहाँ स्पीकर के पद को लेकर ये अंतर विरोध ही है, दोनों में अविश्वास की इतनी कमी है। वो अविश्वास और अंतर विरोध ही ये बता रहा है, उससे पता लग रहा है कि अभी तक स्पीकर के पद को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है कि बीजेपी के पास रहेगा कि जेडीयू के पास रहेगा। और दोनों ही पार्टियां अड़ी हुई हैं,
चूंकि यही इन्हीं स्थितियों की आशंका दिखाई पड़ रही है, इसलिए स्पीकर के पद पर दोनों ही पार्टियां अपना दावा ठोक रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए स्पीकर के पद पे दोनों कर रही है और दोनों को ये लगता है कि स्पीकर जिसका होगा उसका पलड़ा भारी रहेगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के मंत्री कम बनाए गए हो, बीजेपी के ज्यादा बनाए गए हो, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी के, भाई या तो ये होता है कि बीजेपी को 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दिया जाए, और अगर आपने 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए तो 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप चिराग पासवान को भी दे देते हैं। उनकी मांग भी है, हालांकि अभी उनकी मांग को भी इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक मजेदार बात यह है अमलेंदु जी कि अब की बार की जो स्थिति है, एक तो नीतीश कुमार के पास, उनके पास सीटें भले कम है लेकिन सिर्फ 4 सीटें कम है बीजेपी से, और एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो एकदम बिल्कुल स्टक हैं नीतीश कुमार के साथ, वो बीजेपी के साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। हाँ, चूंकि उनको सबको लग रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया है, चिराग पासवान की तो जो थी वो पार्टी ही पूरी खत्म करवा दी जी मोदी जी ने, तो अब तो वो सारे हिसाब किताब भी बीजेपी से चुकता करने का समय ये है, तो ये इनको सबको लग रहा है। तो चिराग पासवान भी अब बीजेपी का मतलब मोदी के हनुमान नहीं बनेंगे, अब वो किसी के हनुमान नहीं बनेंगे, अब वो खुद के लिए काम करेंगे। आप हनुमान बनेंगे तो खुद के लिए हनुमान बनेंगे, तो ये उनको समझ में आ गया। हालांकि आज उन्होंने अपने पिता को याद किया है कि वो मेरे पिता खुश होंगे कि आज हमारे 2 मंत्री शपथ ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि खुश होने वाली बात है चिराग पासवान के भी, लेकिन इस खुशी में समीर जी मोदी जी ने कितने रोड़े अटकाए ये तो चिराग पासवान को याद होगा ना, कि किस तरीके से खून के आंसू चिराग पासवान को रुलवाए गए, उनकी पार्टी सामान बाहर फेंक दिया गया, उनके पिता का चित्र, भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर, ये सब सड़क पे पड़े हुए थे, पार्टी तोड़ दी गई, उनके सांसद जो तोड़ दिए गए। तो चिराग भी इसको समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी अपना रखती है विधानसभा अध्यक्ष, तो फिर ये खेल चिराग के साथ भी हो सकता है, नीतीश के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए सब जो है नीतीश के साथ एकजुट नजर आए। बिल्कुल, और जो जिस तरह की हंग असेंबली है इस समय बिहार में, यानी वहां पर जो खंडित जनादेश है उसमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को भले मिली हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी इतनी सीटें मिली हैं कि बीजेपी को साथ लेकर चलना नीतीश कुमार की उतनी मजबूरी नहीं है। हालांकि और दूसरे ये है कि मजबूरी के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी की मजबूरी कहीं ज्यादा है, क्योंकि चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो और जीतन राम मांझी यानी एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं, इनके पास 18 सीटें लोकसभा में हैं, और ये 18 सीटें बहुत मायने रखती हैं लोकसभा की केंद्र सरकार चलाने के लिए। तो एक मजबूरी अगर देखा जाए तो ये बीजेपी की मजबूरी ज्यादा है कि वो एनडीए की सरकार बनाए रखे, लेकिन जिस तरीके से ये दबाव बन रहा है और नीतीश कुमार के साथ अभी नए नवेले मंत्री व्यवहार कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि ये इसका जो लाइफ स्पैन है बहुत ज्यादा है। 5 साल तो खैर चलना ही नहीं है, बिल्कुल कहीं से वो स्थितियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन 5 साल के पहले भी कितनी जल्दी ये जो अंतर विरोध है वो फिर से सतह पर आएंगे, ये परिस्थितियां बता रही हैं। खैर, आज शपथ ली है नीतीश कुमार ने और उनके साथ 25 अन्य मंत्रियों ने भी। विपक्ष के नेता भी बधाई दे रहे हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, लगातार सक्रिय रहे बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने भी बधाई दी है और वादों की याद दिलाई है नई वहां पर बनी हुई एनडीए सरकार को। सुन लेते हैं अजय राय ने कहा क्या है। याद दिलाएंगे ही, क्योंकि वादों की याद अब विपक्ष ही दिलाएगा। जिस मतदाता ने वोट दिया है अब उसके साथ उसके पास उसका आमना सामना तो जल्दी होगा नहीं, उससे आमना सामना तो फिर चुनाव के टाइम पर ही होगा, जैसा हुआ था। और चुनाव के समय जो विजुअल्स आ रहे थे, मंत्रियों को वहां की जनता दौड़ा रही थी, लेकिन बम्पर मेजॉरिटी के साथ फिर भी चुनाव जीत गया एनडीए। तो सवाल उठ रहे हैं इस जीत पर भी, लेकिन सवालों के बीच अब एनडीए की सरकार तो बन ही गई है, पर उनको वादों की याद दिलाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है जो भारी भरकम वादे किए गए थे ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे कि कैसे उनको पूरा करें। 2 करोड़ रोजगार कहां से देंगे? यहां तो अभी लाखों की संख्या में भी 20 साल में नहीं रोजगार दे पाए हैं, अब 5 साल में 2 करोड़ रोजगार कहां से देंगे? हर जिले में कहां से वो एक फैक्ट्री लगाएंगे? अभी तक नहीं लगा पाए एक भी फैक्ट्री। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे तो कहां से ये पूरे होंगे? बिहार के बजट को देखते हुए भी ये सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन अब वादे किए गए हैं तो जाहिर सी बात है वादों की याद दिलाई जाएगी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू का जो अंतर विरोध है उसकी चर्चा शुरू में भी हो रही थी और स्पष्ट झलक आज शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई पड़ी है। एक और विजुअल है, उसको भी देखेंगे कि कैसे नए नवेले नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं वो नीतीश कुमार को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये
ये बिहार के मुख्यमंत्री ये नहीं है, जो कुछ भी है सब प्रधानमंत्री मोदी। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा लग रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री किस तरीके से मतलब जिस तरह सब मिलके हाथ मिला के सब करते हैं, उसमें नीतीश कुमार का अपमान करना, एकदम से हाथ झटकते, मतलब हाथ मिला के खड़े ऐसे होते करने के लिए, और उसके बाद ये देखिए हाथ झटकेंगे एकदम से, और ये देखिए ये देखा अब नीतीश कुमार जो कह रहे हैं सम्राट चौधरी से आओ इधर आके, और अब वो प्रधानमंत्री नीतीश के हाथ पकड़ेंगे ही नहीं और ये नमस्ते ही करते रह जाएंगे चुप चुप के। आप ये देखिए ये जो है ये नीतीश कुमार का खुले आम अपमान जो है। आप देखिए आप कह दिया बैठिए चलिए बैठिए, ये देखिए पकड़ के चलिए बैठिए, और ये अपमान 2-3 बार जो है वो नीतीश कुमार का आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। लेकिन इस अपमान के बीच हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आपको याद होगा समीर जी की एक पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे विजय बहुगुणा, वो भी बीजेपी में चले गए थे। और उसके बाद पन्ना प्रमुख बनने की एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की, उनको पन्ना प्रमुख बना दिया गया। तो क्या नीतीश कुमार को पन्ना प्रमुख बनाया जाएगा? इसको लेकर चेताया है हरीश रावत ने नीतीश कुमार को। वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि क्या कह रहे हैं हरीश रावत, कि किस तरीके से चेता रहे हैं कि अभी आपको बना दे रहे हैं लेकिन आपको टिकने नहीं दिया जाएगा। तो जो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार बनते ही उठने लगे सवाल, तो इसीलिए सवाल उठने लगे, हरीश रावत भी सवाल उठा रहे हैं, और इधर जिस तरीके से प्रधानमंत्री बर्ताव कर रहे हैं नीतीश कुमार के जो बीजेपी के जो मंत्री है बीजेपी के मंत्री, वो बर्ताव कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि ये सरकार लंबी चलने वाली नहीं है। 25 से 26 आते आते तक भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और वरना 26 में ही कुछ उलट पलट हो जाए तो कह नहीं सकते। समीर जी भी सुनते हैं हरीश रावत क्या कह रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और क्या नीतीश कुमार को कैसे आगाह कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार भी बहुत सदे हुए पॉलिटिशियन है, बिना बहुमत के 20 साल वो मुख्यमंत्री रहे, अपने आप में समझ सकते हैं कि उन राजनीतिक जो तौर तरीका है उनका वो किस उच्च स्तर का है। लेकिन फिर भी चूंकि हरीश रावत भी बहुत वरिष्ठ नेता है, तो उन्होंने सलाह दी है नीतीश कुमार को, और बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है। खासकर आज शपथ ग्रहण समारोह में जो विजुअल्स दिखाई पड़ रहे हैं उनको देखते हुए ये सलाह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सुनते हैं हरीश रावत को क्या कहा है उन्होंने। चेतावनी भी दी जा रही है विपक्षी नेताओं की ओर से, लेकिन जो अंतर विरोध और दोनों ही पार्टियों के बीच जो कुछ चल रहा है उसकी साफ झलक आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में देखी जा सकती है। कैसे जो बीजेपी के मंत्री हैं वो नीतीश कुमार का किस तरीके से अपमान कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री खुद उनका हाथ झटक दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात तो ठीक है, प्रधानमंत्री है, लेकिन अमलेंदु जी उनके सामने जो बीजेपी के नेता हैं, अभी अभी मंत्री बने हैं, और वो मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होते हैं, जब तक वो चाहेगा तभी तक बने रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो अपने मुख्यमंत्री को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, और उनसे अभिवादन करना भी उसकी औपचारिकता भी नहीं निभा रहे हैं। उसकी औपचारिकता नहीं निभा रहे हैं, और नीतीश कुमार अभिवादन कर रहे हैं तो उनका अभिवादन ले भी नहीं रहे। इतना अपमान मुख्यमंत्री का उनका मंत्री करे और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में करे, तो ये प्रधानमंत्री को भी शोभा नहीं देता है, और मुख्यमंत्री को भी शोभा नहीं देता है, और उस मंत्री को तो कतई शोभा नहीं देता है। समीर बिल्कुल, उस मंत्री कैसे कर सकते हैं? क्या वो ऐसा करके प्रधानमंत्री को खुश कर रहे हैं? ऐसा करने को उनसे कहा गया है, या फिर वो अपनी जो शिष्टता है, संस्कार है, उसको पूरी तरीके से भूल गए हैं? जो भी हो, कारण जो भी हो, लेकिन ये तो बहुत ही सामान्य शिष्टाचार होता है। नीतीश कुमार बहुत ही वरिष्ठ नेता है, बिहार के ही नहीं देश के नेता हैं, और उन्हीं के मंत्रिमंडल के आप सदस्य बन रहे हैं, और आप उनको इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। खैर, पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी शुभकामना दी है नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को। अब तो नीतीश सरकार कहेंगे, शायद प्रधानमंत्री भी कहें, हालांकि अभी तक उन्होंने एक भी बार नीतीश सरकार का नाम नहीं लिया है, लेकिन अब बनने के बाद लेते हैं या नहीं लेते हैं देखेंगे। पर पवन खेड़ा किस तरीके से प्रधानमंत्री तो 2024 के बाद मोदी सरकार कहना भी भूल गए हैं। जी हाँ, तो नीतीश सरकार कैसे कहेंगे? हाँ, तो वो एनडीए सरकार ही कहने लगे। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है, सही याद दिलाई आपने। लेकिन बात सही है कि 2024 के बाद तो अल्पमत की जब सरकार वो चला रहे हैं, तो अपनी सरकार को भी अब वो मोदी सरकार नहीं कहते, मेरी सरकार नहीं कहते, अब वो एनडीए की सरकार कहते हैं। खैर, सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार को और एनडीए सरकार को विपक्ष की तरफ से भी लेकिन अब सवाल भी उठ रहे हैं, और नीतीश कुमार को खास तौर पर विपक्ष की ओर से चेतावनी भी दी जा रही है
कि आप बहुत लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहते हुए सरकार में नहीं रह पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे हैं, बेहतर तरीके से अमलेंदु जी समझ रहे हैं। और संयोग आप देखिए, जिसको कहा जाता है कि किस्मत बड़ी बलवान होती, तो नीतीश कुमार के साथ परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हो जाती हैं। बीजेपी के पास कोई नेता भी इस धर बीच नहीं रहा, हालांकि नेता तो कहीं भी किसी को भी बना सकते हैं, पर नीतीश कुमार को लेकर चलने में बहुत सारे उनको भी फायदे दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर इस बार के चुनाव में भी जो नतीजे आए हैं, जो मैंडेट मिला है, उसमें नीतीश कुमार के पास बिल्कुल बढ़िया विकल्प है कि आप इसको ले लीजिए चाहे इसको चुन लीजिए, दोनों में आपका फायदा है। तो उसको देखते हुए भी नीतीश कुमार के सामने विकल्प हमेशा ही मौजूद रहेंगे। बीजेपी खेल जरूर करेगी, लेकिन खेल करने का उसको फायदा कितना होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ बिल्कुल, फायदा बहुत होगा। सभी जी, जहाँ तक नेता बनने की बात है, अगर विप्लव देव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जी हाँ, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, पर्ची निकाल के डॉक्टर मोहन यादव को बनाया जा सकता है, खट्टर को बनाया जा सकता है, तो किसी को भी बनाया जा सकता है, कोई भी बन सकता है। बिल्कुल नेताओं की कमी नहीं है। राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद सब मुख्यमंत्री के दावेदार रहे ही हैं। और मतलब अगर सरकार बनती है तो बन भी सकते हैं ना, दोनों के अंदर काबिलियत है उस तरीके की, वो बन सकते हैं। मतलब बीजेपी में ऐसा नहीं है कि सब नाकाबिल ही हैं, सारे मोदी जी नहीं हैं, कुछ काबिल लोग भी हैं, तो बन सकते हैं। लेकिन वो सवाल यही है कि नीतीश कुमार के साथ खेल क्या किया जाना है। तो ये इसीलिए सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं कि सवाल जो है, मतलब खेल जो है वो क्या होगा नीतीश कुमार के साथ। अब मोदी जी गमछा तो लहरा रहे हैं समीर जी, लेकिन ये गमछा तो लहरा रहे हैं और नीतीश कुमार का हाथ बुरी तरीके से झटक भी रहे हैं। मतलब सार्वजनिक तौर पर देखा जाए तो अपमान करते हुए नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आते हैं नीतीश कुमार का, कि वो सार्वजनिक तौर पर अपमान कर रहे हैं, ये देखा जा सकता है। बिल्कुल। और इसको ये चूंकि आज जो विजुअल्स हैं शपथ ग्रहण समारोह के, उनको देखते हुए ये जो दोनों ही पार्टियों के बीच जो उथल पुथल मची हुई है चुनाव से पहले थी ही, उसके बाद भी इतनी बम्पर जीत के बावजूद जो बीजेपी और जेडीयू में चल रहा है, उसका नतीजा आज दिखाई पड़ा है यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह में। और शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी ने बड़ा झटका पहले ही दे दिया है कि लगभग 2 गुनी संख्या मंत्रियों की अपने पास ले ली। अभी तक खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री बीजेपी हो सकता है कि 2 मंत्री ज्यादा हो जाए, चूंकि उनके पास सीटें भी ज्यादा हैं और मुख्यमंत्री का पद जेडीयू को मिल रहा है, लेकिन लगभग 2 गुनी संख्या मंत्रियों की ले लिए। तो ये बड़ा झटका है अमलेंदु जी नीतीश कुमार के लिए, हल्का फुल्का नहीं। या ये हो सकता है कि इसमें कोई ये डील हुई हो कि ठीक है हम आपको स्पीकर दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पीकर का पद बीजेपी जेडीयू को देने वाली है। हाँ, लगता हमें भी नहीं है कि समझिए कि ये जेडीयू जो है बीजेपी को स्पीकर का पद दे देगी, क्योंकि अगर बीजेपी को स्पीकर मतलब बीजेपी नीतीश कुमार को दे देगी तो फिर वो खेल तो हो ही नहीं पाएगा जो होना है। हालांकि इसके पीछे एक तरह ये भी दिया है, नीतीश कुमार इसलिए भी तैयार हो सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो जो परिस्थितियां हैं उसमें समझिए तो पहले पलटी मारते समय ही सबसे पहले दिया जाएगा नोटिस स्पीकर को हटाने का ही। और जैसा कि हुआ था अभी जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और महागठबंधन छोड़ के गए बीजेपी के साथ, तो सबसे पहले उन्होंने स्पीकर के खिलाफ ही था वो नोटिस दिया अविश्वास का। और फिर जो चौधरी साहब थे स्पीकर, वो फिर नीचे उतरे और फिर मतलब हुआ इस्तीफा फिर उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद नए जो थे बने नंद किशोर यादव बने स्पीकर। तो ये सबसे पहले यही करेंगे कि पहले फिर करें। हाँ, मतलब वो इतना मुश्किल टास्क नहीं है। अगर स्पीकर का पद दे भी देते हैं और उनको पाला बदलना ही होगा, और चूंकि अब अगर वो पाला बदलते हैं तो जो विधायकों की संख्या होगी पर्याप्त होगी स्पीकर को हटाने के लिए और बहुमत साबित करने के लिए। बिल्कुल बहुमत साबित करने के लिए। और इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर एश्योरेंस होगा और साथ में आ जाते हैं चिराग पासवान और कुशवाहा भी, तो फिर बहुत तगड़े उससे सरकार नहीं, फिर बीजेपी कुछ कर ही नहीं पाएगी। बिल्कुल। तो ये, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार यही सब चीजें अभी भाप के चल रहे हैं और सब गणित बैठा कर चल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो उस दिन सिर्फ बिहार में पलटी नहीं मारी जाएगी समीर जी, पलटी वो केंद्र सरकार में भी होगी और फिर मामला खराब हो जाएगा मोदी जी का। तो इसलिए जो कल मैंने कहा था वो आज फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी ने पाटलिपुत्र में नीतीश कुमार के पाए हिलाने की कोशिश की तो मोदी जी का इंद्रप्रस्थ का सिंहासन डोल जाएगा। ये अच्छे तरीके से समझने और जानते भी। जी बिल्कुल, वो जान रहे हैं कि यहाँ जो मगध और पाटलिपुत्र में जो सरकार चल रही है और वहाँ का जो राजनीतिक दबाव है वो कितना महत्वपूर्ण है दिल्ली में, यानी इंद्रप्रस्थ की सत्ता को
बचाए रखने में, उसको संभाले रखने में प्रधानमंत्री मोदी भली भांति इस चीज़ को जान रहे हैं। और सारा खेल जो है अगर देखा जाए तो यही है बीजेपी का, जो कहा जाता है कि इतना मजबूत है और इतना सब कुछ है। केंद्र की सत्ता जिस दिन हिली तो उसके बाद फिर सारी मजबूती और कितने चाणक्य हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वो सारी चीज़ें भी पता लग जाएंगी, क्योंकि केंद्र में मजबूती अपने आप में बहुत बड़ी मजबूती दे देती है। और वो भी इस समय जबकि विपक्ष सीधे तौर पर, खुले तौर पर मोर्चा खोले हुए है चुनाव आयोग पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ। अब देखिए अमलेंदु जी किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने की कोशिशें हो रही है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें से तमाम लोग, उनका बहुत सारे लोग उनका नाम भी नहीं जानते हैं। ऐसे 272 लोगों ने, लग रहा है कि लोकसभा में बहुमत साबित करना है, 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी और ज्ञानेश कुमार का किस तरीके से बचाव किया है उन्होंने। जबकि उनका दायित्व होना चाहिए कि बताना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को समझाना चाहिए कि आप एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख हैं, आपके ऊपर विपक्ष इतना बड़ा अगर आरोप लगा रहा है तो बड़े गंभीर आरोप है, उन आरोपों का आप जवाब दीजिए। लेकिन उन लोगों ने आरोप लगाने वालों को सीधे राहुल गांधी को घेरा है और बचाव किया है ज्ञानेश कुमार का। अमलेंदु जी, हाँ, अब इससे ये भी समझा जा सकता है समीर जी कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार अब लॉबिंग भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञानेश कुमार लॉबिंग भी कर रहा है। ये 272 बता रहे हैं कि न्यू इलेक्शन कमीशन, हाँ, बता रहे हैं न्यू इलेक्शन कमीशन है। एक तो अपनी जाति के सम्मेलन में जा रहे हैं, हाँ, और इस तरीके से 272 पूर्व जो नौकरशाह हैं उनकी लॉबिंग भी कर रहे हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कमजोर आदमी नहीं हूँ, मेरे साथ नौकरशाहों की लॉबी भी है। लेकिन ज्ञानेश कुमार ये भूल रहे हैं कि अगर सरकार बदलती है तो ये इनमें से जितने भी नौकरशाह हैं इनकी सबकी जांच भी हो जाएगी। ये क्या क्या गड़बड़ झाले अब तक इन्होंने अपनी नौकरी में रहते हुए किए हैं। तो जैसे ज्ञानेश कुमार के लिए कि कहीं भाग नहीं जाएंगे और सरकार चाहेगी तो लौट के आ जाएंगे, आ गया ना वो बिश्नोई, सरकार ने चाहा तो आ गया ना। और विजय माल्या और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को नहीं चाहा कि नहीं आए तो नहीं आए, बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर सरकार चाह लेगी तो चाहे कोई अफसर हो या कुछ हो, कहीं चले जाएंगे तो लौट के भी आ जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन इन लोगों पर बहुत एक तल्ख टिप्पणी की है शिवसेना की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उनको सुनेंगे। और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी गलत नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कह रहे हैं। और पुराने आप इतने बड़े पदों पर रहे हुए लोग, इनका ये दायित्व बनता है कि इसमें उनका साथ दें, न कि उनका बचाव करें ज्ञानेश कुमार का। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को क्या कहा है उन्होंने। से सीधे कह रही है कि अगर ज्ञानेश कुमार को चाहिए कि इस संवैधानिक संस्था को की गरिमा को बचाए रखना है तो जो विपक्ष के आरोप है, जो सवाल हैं, उनको एक ओपन फोरम पर, खुले मंच पर, उस पर उन सवालों को सुने और उनका जवाब दें। यहाँ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जब सवाल आए तो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की करने की उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। हाँ, बिल्कुल, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी समीर जी। और ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, जो मतलब कहा जाए कि ज्ञानेश कुमार की, उसमें सवालों के जवाब ही मतलब नहीं दिए उन्होंने, पहले तो जवाब ही नहीं दिए। और एक पत्रकार जो अपने साथी हैं मुकेश कुमार सिंह, उन्होंने सवाल पूछा तो सवाल पूरा ही नहीं होने दिया, उससे पहले ही जो है बीच में टोक दिया ज्ञानेश कुमार ने खुद ही जी। वरना ये होता है कि ठीक है आप सवाल पूछ लीजिए, हम जवाब नहीं देते, तो जवाब तो नहीं देना था, सवाल भी पूरा नहीं होने दिया। क्योंकि मालूम था कि सवाल जो आ रहा है वो ज्ञानेश कुमार को बहुत उलझाने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल था वो, तो पूरी तरीके से अटक गए। जी बिल्कुल। तो अब उसमें विपक्ष के सवालों को कैसे ओपन फोरम पर लेंगे? तो लेकिन अगर उनको बताना है कि सही है, चुनाव आयोग जो कर रहा है सही कर रहा है, देश हित में कर रहा है, तो विपक्ष के सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो 272 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और उसमें कुछ जजेस भी हैं, उन लोगों ने जो एक पत्र लिखा है और राहुल गांधी की आलोचना की है इसके लिए कि वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। भाई, किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने का हर व्यक्ति को अधिकार है। राहुल गांधी तो फिर भी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, किसी को भी उठाने का और उस संवैधानिक संस्था का दायित्व है कि उसका जवाब दे। हर व्यक्ति की क्वेरी को उसको जो उसकी जिज्ञासा है उसको शांत करने की जिम्मेदारी है इन संवैधानिक संस्थानों पर। ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके से आप कह दें कि ये मिसलीडिंग है, फेक है, इतना कह के आप उससे छुटकारा पा लेंगे। तो अब पता नहीं ये 272 ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने ये लिखा है आखिर क्यों ज्ञानेश कुमार का इस तरीके से बचाव कर रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन सुप्रिया शिंदे जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी पूछा है, यही सवाल पूछा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई आप लोगों की कि आपको सवाल खुद पूछना चाहिए ज्ञानेश कुमार से, लेकिन आप उनके बचाव में उतरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुनते हैं सुप्रिया शिंदे को क्या कह रही हैं। कि उसका सबूतों के साथ पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ज्ञानेश कुमार के साथ, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दिख रहे हैं।
और इधर एक बीच बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों से जुड़े अभियुक्त जो उमर खालिद और अन्य अभियुक्त हैं उन पर सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट रूम से क्या कुछ अपडेट है, क्या चीज़ें हैं, उस पर हम आपको इस पर लाइव बताएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिस अरविंद कुमार ने जो एएसजी से सीधे कहा है कि आप अपनी बात को 45 मिनट तक रखिए, क्योंकि पिछले 2 बार की सुनवाई से लगातार वो अपनी ही बातों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बढ़ाते चले आ रहे हैं। दूसरा, आज अपना एक संशोधन किया है एएसजी राजू ने कि उन्होंने जो है काउंटर जो था वो पैरा 27 पे रखा था, लेकिन वो 26 पे है। तो इसके लिए अपनी देरी के लिए उन्होंने माफी भी मांगी है और ये कहा है कि भाई हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी देरी हुई, हाई कोर्ट के फैसले जिसमें देरी की वजह उन्हें बताया गया उसको चुनौती नहीं दी गई है, ये उनका कहना है। और उनका कहना है कि 5 अगस्त 2025 को आगे की दलीलें पूरी करने की आज़ादी के साथ सुनवाई पूरी की गई, लेकिन उन्होंने सुनवाई टालने की मांग की। 7 अगस्त 25 को ट्रायल कोर्ट ने देरी पर नाराजगी जताई। 12 अगस्त को ट्रायल फिर से नाराज हो सका क्योंकि कोई भी आरोपी आरोप पर बात करने के लिए आगे नहीं आया। 3 सितंबर को खालिद सैफी की तरफ से सुनवाई टालने की मांग की गई। 17 सितंबर को फिर से सुनवाई टालने की मांग की गई क्योंकि वकील खुद नहीं आ सकते थे। और फिर सुनवाई 24 सितंबर के लिए टाल दी गई। आरोपी उमर खालिद ने 3 सितंबर 2025 और 17 सितंबर 2025 को आधार पर सुनवाई टालने की मांग की कि वकील पेश हो रहे हैं। जजमेंट में कहा गया है कि अगर सह आरोपी देरी के लिए जिम्मेदार है तो सह आरोपी इसका फायदा नहीं उठा सकते। देरी बेल का आधार नहीं है, यह ट्रायल कोर्ट को ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दे सकता है। जस्टिस कुमार के लिखे गुरविंदर सिंह जजमेंट का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि यूएपीए में जेल नियम है और बेल अपवाद है। ये मतलब यूएपीए में उल्टा है उसका। तो जस्टिस कुमार ने कहा कि आप सलीम खान जजमेंट का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां आरोपी 20 के लिए ऑब्जर्वेशन था, उसका इन्वॉल्वमेंट बैन आतंकवादी संगठन में था। तो राजू ने कहा कि आपके लॉर्डशिप ने माना है कि भले ही उसने 5 साल जेल में बिताए हों, अगर अपराध बनता है तो ये बेल देने का आधार नहीं है। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि वहां एक डायरेक्ट एविडेंस था और यह फैक्ट्स पर निर्भर करता है, यानी उसी बेंच के आदेश को, उसी जज के बेंच के आदेश को या तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की एएसजी राजू ने। तो उन्होंने डांट लगाई जस्टिस अरविंद कुमार ने कि आप यहाँ गलत व्याख्या क्यों कर रहे हैं उस मामले की, या आप उसको क्यों लेकर आ रहे हैं, वहाँ डायरेक्ट एविडेंस था, यहाँ आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इस पर उनका कि डायरेक्ट एविडेंस में टेप चलाना चाहता हूँ। उनका ठीक है, आप टेप चलाइए, कुछ कीजिए, लेकिन 45 मिनट के अंदर अपने आर्गूमेंट को आप खत्म कीजिए। ये बड़ी टिप्पणी हम ले दीजिए, क्योंकि लगातार हम लोगों ने पिछले सुनवाई के दौरान भी इसको कोर्ट रूम से जो कुछ अपडेट्स थे वो लगातार दे रहे थे, कैसे वहाँ एक ही चीज़ को कई बार दोहराते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो एसवी राजू हैं वो वही बातें कह रहे थे। हालांकि कई बार काउंटर भी किया जस्टिस अरविंद कुमार ने, और उसी की वजह से उस दिन भी सुनवाई पूरी नहीं हुई और आज की ये तारीख तय की गई। आज ये उन्होंने कहा कि आपको जो कुछ भी कहना है 45 मिनट के भीतर कहिए। महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनको ये लग रहा है, जस्टिस जो जजेस हैं, 2 जजों की जो खंडपीठ है, उन्हें भी लग रहा है कि कैसे दिल्ली पुलिस के जो वकील हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के इन मुकदमों में लगातार ये आरोप लगते हैं कि जांच एजेंसियों के पास सबूत कुछ नहीं है, लेकिन वो मामले को ज़्यादा खींचती हैं ताकि जो अभियुक्त हैं वो जेल में ही बंद रहे, जबकि उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये जेल में बंद रहे, यही है उनका जो है एक तरीके से मोटिव होता है कि जेल में बंद रहें, और चार्जशीट चूंकि है ही नहीं तो ये करें तो करें क्या। तो ये जो है देखने में आता है। अब राजू जो है आगे अपनी बात रख रहे हैं, और राजू ने जो है आगे जो कहा है कि वो एनडीपीएस से जुड़ा एक और जजमेंट का है उसका उन्होंने रेफर किया है, और कहा है कि मैं यह भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरिट पर बहस नहीं की, उन्होंने कहा कि वे अपनी बहस देरी तक ही सीमित रखेंगे। जस्टिस कुमार ने कहा कि हाई कोर्ट को दूसरे हाई कोर्ट के आधार पर बेल में राहत दी गई थी, लेकिन उस हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी थी, इसलिए हमने मामला वापस हाई कोर्ट को भेज दिया। राजू कह रहे हैं कि मैं भाषणों की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मतलब वही जो भाषण दिए गए थे, जो दिल्ली दंगों से पहले के जो भाषण थे, वहां पे 2 महीने 3 महीने पहले के जो भाषण थे उनके वीडियो दिखाना चाहते हैं। हालांकि इसके पहले की सुनवाइयों में उन भाषणों को सुनाया गया है दूसरी कोर्ट में। हाँ बिल्कुल, दूसरे कोर्ट में सुनाया गया है, लेकिन ये चाहते हैं कि वो फिर से यहाँ भी जो है सुनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट को भी सुनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया जस्टिस अरविंद कुमार ने कि भाई 45 मिनट के अंदर अपनी बात आप खत्म कीजिए, इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो अब 45 मिनट देखते हैं, चूंकि लंच भी होना, मुझे लगता है शायद लंच से पहले ही, लंच में जाने से पहले, हालांकि 1 बजे लंच हो जाता है, लेकिन 45 मिनट सुन के ही लंच पे जाएंगे, बेंच जाएगी, ऐसा समझ में आ रहा है। तो हम लोग पल पल की खबर वहाँ क्या चल रहा है ये भी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं, और आगे भी हम देते रहेंगे कि क्या क्या वहाँ पल पल की खबर चल रही है। जी बिल्कुल, वहाँ पर अब सुनवाई हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जस्टिस अरविंद कुमार ने जिस तरह से एएसजी राजू से कहा कि आप जो कुछ कहना है, जो एविडेंस रखना है, वो आपके पास केवल 45 मिनट है, आप उसी में सारा कुछ रखिए। वो 45 मिनट यानी उनको
उसको अपनी दलीलें रखने के लिए अब केवल 45 मिनट दिया गया है, जो कि पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें पूरा टाइम एएसजी राजू या फिर तुषार मेहता ही बात करते रहे, दलीलें रखते रहे, और कई बार ऐसा लगा कि वो उन्हीं सारी बातों को दोहरा रहे हैं जो एक बार कही जा चुकी हैं, पहले भी वो चीज़ें आ चुकी हैं, और जबकि उनके सारे काउंटर वहाँ पर पेश किए जा चुके हैं बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से। तो आज अब केवल 45 मिनट के भीतर, यानी अब लंच से पहले तक सुनवाई या फिर अब 45 मिनट उनका पूरा हो जाएगा, तब तक वो सुनेंगे ही, उनको ये पूरा मौका दिया गया है। पर अब जिस तरीके से अमलेंदु जी पिछली बार की सुनवाई हो रही थी, हम लोग उसके अपडेट दे रहे थे, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, कोर्ट रूम में जो कुछ भी वाद विवाद हो रहा था, जस्टिस दोनों जजेस की जो बेंच है ये कहीं से भी बहुत कन्विंस्ड नहीं दिख रही थी इनकी दलीलों से। हाँ, इनकी दलीलों से कन्विंस नहीं दिख रही थी। बहुत सारे सवाल किए उन्होंने जी, और उन्होंने कहा कि भाई जिस का हवाला देना चाहिए, जिसे जमानत जो दी गई है, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हो, जमानत खारिज की गई है, आप उसका जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। जी, तो हाँ। भाई आप उल्टी दलील यहाँ क्यों दे रहे हैं? मतलब यह साफ तौर पर जस्टिस रविंद्र कुमार ने कहा कि भाई जिस मामले का यहाँ जिक्र किया जाना चाहिए आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, और जिसका इससे कोई लेना देना नहीं आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आखिर की ये उलटबाजी क्यों कर रहे हैं? इसका कोई जवाब एएसजी राजू ने नहीं दिया था और अपनी बात वो आगे रखते रहे थे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से नाराज भी हुआ था कि भाई आप जो कर रहे हैं तो आप ये साफ तौर पर क्यों मतलब मोड़ने का इसका प्रयास कर रहे हैं। और आज भी कहा कि भाई जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें साफ एविडेंस था, और इन्हीं के उसका किया कि भाई आपने कहा था कि यूएपीए में जो है वो जेल जो है वो नियम है और बेल अपवाद है, तो उनका कि वो ठीक है, लेकिन वो मसला दूसरा था, वहाँ डायरेक्ट एविडेंस है, यहाँ आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, कि आपने यूएपीए के तहत क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? जी हाँ, यहाँ तो भी यही है कि जो आतंकवाद की परिभाषा है जिसके आधार पर यूएपीए लगेगा, वो तो इनमें से किसी पर लागू ही नहीं होती। यही था, लेकिन वकीलों के इनके याचिकाकर्ताओं के वकीलों के भाई जो आतंकवाद की परिभाषा है वो हम में से किसी पे भी लागू नहीं होती है, और फिर भी आपने यूएपीए लगा दिया। तो यहाँ मामला दूसरा है। बिल्कुल, यहाँ मामला दूसरा है, ये पिछली सुनवाई में कहा था, और अब जस्टिस जो एएसजी राजू है वो जस्टिस दोनों जजों की पीठ के सामने उस टेप को सुनवा रहे हैं। उन्होंने इजाज़त मांगी है, जो भाषण है उमर खालिद के और शर्जील इमाम के, और उमर खालिद के ये भाषण है पहले के 2 महीने पहले दिल्ली दंगों से, और यही नहीं, उमर खालिद वहाँ उस समय मौजूद भी नहीं थे। यही दलील दी गई कि जो लोग उस समय मौजूद थे उन्हें तो जमानत मिल गई है, लेकिन जो व्यक्ति मौजूद नहीं था और वही आरोप लगे हुए हैं, पर उस व्यक्ति को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक जमानत नहीं मिली है। आखिर क्यों नहीं मिली है? जबकि कोर्ट का ये नियम है, हालांकि यूएपीए में उसका उल्टा होता है, लेकिन सामान्य तौर पर कोर्ट का नियम है और ये जो उसकी फिलॉसफी है कि यहाँ जेल जो है वो अपवाद है और बेल नियम है, जमानत मिल जानी चाहिए। अब क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, कोर्ट रूम से लाइव के लिए सीधे राजीव जी जुड़ गए हैं और स्टूडियो से आपको अपडेट देंगे, राजीव जी और अमलेंदु जी की क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अभी तक की यही जो अपडेट है वो है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि एएसजी राजू को जस्टिस अरविंद कुमार ने सिर्फ 5 मिनट का, माफ कीजिए 45 मिनट का समय दिया है कि आप चाहे उसमें भाषण की क्लिप प्रस्तुत करिए, चाहे टेप प्रस्तुत करिए, चाहे अपनी दलील दीजिए, आपके पास केवल 45 मिनट है। तो सीधे चलते हैं राजीव जी के पास। राजीव जी, स्टूडियो में स्वागत है आपका, क्या कुछ है अपडेट अब आपके पास?